हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा इंटेलिजेंस एजेंसीज भारत की और दुनिया की। एग्जाम में कौन कौन सी पूछी जाती हैं। बहुत बार पूछा जाता है MI5 कहाँ की है या MI6 कहाँ की है, मोसाद कहाँ की है। तो इंटेलिजेंस एजेंसीज इंडिया में कौन सी हैं और बाहर कौन सी हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेशनल सिक्योरिटी क्या होती है? नेशनल सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि आप अपने देश को बचाएं। किन किन चीज़ों से? आतंकवाद से, टेररिज्म से, एस्पियोनाज। एस्पियोनाज मतलब होता है जब आपको कोई जासूसी करता है, स्पाई करता है। और सैबोटाज मतलब किसी भी देश के बड़ी पहल को ख़त्म करने की कोशिश, उसे बोलते हैं सैबोटाज करना। किसी भी चीज़ को ख़त्म करना, किसी भी प्लान को ख़त्म करना, तो उसे बोलते हैं सैबोटाज। तो विदेशी जो ताकतें हैं वो हमेशा इस कोशिश में रहती हैं कि हर कंट्री के अपने इंटरेस्ट होते हैं, हर कंट्री के अपने स्थायी मोटिव्स होते हैं। तो हमें नेशनल सिक्योरिटी के पर्पस से इंटेलिजेंस एजेंसीज की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो आंतरिक सुरक्षा हो चाहे वो बाहरी सुरक्षा है। तो दोनों पे हमें ध्यान रखना होता है और इसीलिए अलग अलग एजेंसीज की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर मैं इंडिया का एग्जांपल दूं, एक IB होता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, और एक रॉ होता है। ये दोनों ही इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? रॉ देखता है बाहरी सुरक्षा, फॉरेन इंटेलिजेंस गैदर करता है। इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है जनरली आंतरिक सुरक्षा देखता है, इंटरनल इंटेलिजेंस गैदर करता है। तो इस तरह से अलग अलग महकमे हैं, अलग अलग विभाग हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, तो उनको हम स्टडी करेंगे। जैसे एक बार क्वेश्चन आया था कि ODNI कहाँ की है या CIA कहाँ की होती है। तो इनको हम बहुत डिटेल में तो नहीं जाएंगे, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताता हूँ आपको अमेरिका की इंटेलिजेंस कम्युनिटी होती है, जिसे IC बोलते हैं, और इसके बहुत सारे अंग होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन जो एग्जाम में आप पूछते हैं वो सिर्फ दो पूछते हैं, और वो है इंडिपेंडेंट एजेंसी, जो वहां पे अमेरिका में इंडिपेंडेंटली काम करती हैं सुरक्षा एजेंसी। तो एक का नाम है ORDNI और एक का नाम है CIA। इसके अलावा अमेरिका में एक डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस भी होता है, जिसमें ये सारी एजेंसी होती हैं, राइट। जैसे DIA, NSA, NGA, NRO या एयरफोर्स इंटेलिजेंस, नेवल, आर्मी, मेरीन कोर इंटेलिजेंस, स्पेस फोर्स वगैरह। फिर वहां पे अदर डिपार्टमेंट और एजेंसी होती हैं, जिनमें 7 होती हैं टोटल, राइट। और लेकिन हमें जो याद रखना है वो है सिर्फ इंडिपेंडेंट एजेंसी, जो दो हैं। एक तो है ODNI, ODNI। ODNI की फुल फॉर्म है ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, जिसे अमेरिका में ODNI बोलते हैं। ये इंटेलिजेंस जो है टेररिज्म के विद रिस्पेक्ट कलेक्ट करती है, ठीक है, आतंकवाद को रोकने के लिए काम करती है ODNI। और फिर है CIA जो है वो फॉरेन कंट्रीज की इंटेलिजेंस गैदर करती है, ठीक है। इंटेलिजेंस गैदर करने का मतलब क्या होता है? आप विदेशी जो ताकतें हैं, विदेशी जो संगठन हैं, पता करो कि वो क्या करना चाहती हैं आपके देश में, क्या उनकी गतिविधियां चल रही हैं। हर बार जरूरी नहीं है कि सिर्फ बम फोड़ना ही रोकना हमारा उद्देश्य है, लेकिन उनके विचार क्या हैं, वो हमारे देश को कैसे अस्थिर करना चाहते हैं, अनस्टेबल करना चाहते हैं, क्या क्या गतिविधियां कर रहे हैं, वो हमारे देश में इलीगल पैसा कैसे भेज रहे हैं, वो हमारे देश को अनस्टेबल कैसे करना चाह रहे हैं, अराजकता फैलाना चाह रहे हैं, एनार्की फैलाना चाह रहे हैं, यहाँ पे पेंडेमोनियम कर रहे हैं, वो कोलाहल मचाना चाह रहे हैं, या राजनीतिक अस्थिरता की कोशिश कर रहे हैं। तो दूसरे कंट्री हमारे देश को बहुत तरीकों से नुकसान पहुंचाते हैं। उसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ बम फोड़ने से ही नुकसान पहुंचाते हैं। क्या वो ऐसी कोई किताबें छपवा रहे हैं जिनसे हमारे देश में कोई विचारधारा पनप रही है अंदर ही अंदर? अब जैसे जो माओइज्म है भारत में, तो वो चाइना की माओ जेडोंग की फिलॉसफी पे चलते हैं। तो एक तरह से वो चीन की दी हुई दिक्कत है, राइट। हाँ, ऑब्वियसली उसमें और भी बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। उनको माओइस्ट को हथियार देना, उनको पैसा पहुंचाना, उनके जो लिखे हुए ग्रंथ हैं उनको प्रकाशित करना, उनकी लिखी हुई किताबों को प्रकाशित करना, जिससे उनकी आइडियोलॉजी और पनपे, ठीक है, लोगों को भड़काना, धर्म परिवर्तन करना, बहुत कुछ होता है, बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं। एक देश इतनी बड़ी एंटिटी होती है, इतने सारे लोग होते हैं, इतने सारे राज्य, इतने सारे शहर, उनमें कहाँ कौन क्या सोच रहा है, तो वो इंटेलिजेंस गैदर करना उसे बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे ORDNI और CIA दोनों अमेरिका की हैं। ORDNI काम करता है मेनली आतंकवाद के खिलाफ, और CIA काम करता है फॉरेन कंट्री और ग्लोबल इश्यूज के ऊपर। फिर अमेरिका में FBI भी आता है एग्जाम में। FBI कहाँ का है? जैसे भारत में CBI होता है ना, अमेरिका में FBI होता है, बस फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन।
FBI ये वहां की इंटेलिजेंस और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है। इसका काम है वहां पे इंटरनल सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म और काउंटर इंटेलिजेंस। और इनमें बहुत ओवरलैप होता है, ऐसा नहीं है कि इसका काम ए है और उसका बी है, बहुत ओवरलैप होता है। वो ए वाला काम बी वाला भी कर सकता है, बी वाला ए वाला भी कर सकता है, क्योंकि जब हम इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई होती हैं, इसलिए जो विभिन्न डिपार्टमेंट हैं वो मिलकर काम करते हैं। तो अमेरिका में बस आपको 3 याद रखनी है, एक तो है FBI, एक है CIA और एक है ओर्डनी। बस इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। अब बात करते हैं ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में आपको MI6 बहुत पूछते हैं एग्जाम में और MI5 बहुत ज्यादा पूछते हैं। तो इसके अलावा वहां पे JIA होती है, जिसको JIC जिसको बोलते हैं जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी, JIC ये इंटेलिजेंस गैदर करती है वहां पे। और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है MI6, क्योंकि ये वहां की सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस है जिसे MI6 बोलते हैं। तो इसका काम है ब्रिटेन में टेररिज्म को रोकना, साइबर क्राइम्स वगैरह को रोकना और दूसरे देशों पे नजर रखना। तो MI6। और फिर है MI5, ये भी सीक्रेट सर्विस है MI5, और ये वहां पे ब्रिटेन की जो डेमोक्रेसी है उसको प्रोटेक्ट करती है, ब्रिटेन के जो आर्थिक हित हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, उनको प्रोटेक्ट करती है, आतंकवाद और जासूसी को रोकती है। इसको हम बॉक्स 500 भी बोलते हैं, ठीक है, बॉक्स 500 MI5 को। तो ब्रिटेन की आपको बस 2 याद रखनी है, MI5 और MI6। उसके बाद इजराइल। इजराइल एक ऐसा देश है जो यहूदियों का देश है, जो ज्यूज का देश है, चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। और जैसे सीरिया है, जैसे ईरान है, इराक है, चारों तरफ से जो इजराइल है दुश्मनों से घिरा हुआ है। तो इजराइल की जो एजेंसी है 2 बहुत आती हैं एग्जाम में, एक का नाम है मोसाद और एक का नाम है शियाबेट। पहले मोसाद देखते हैं। मोसाद का मतलब होता है कि जो इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशन, तो ये वहां की इंटेलिजेंस गैदर करती है, ओवर्ट ऑपरेशन करती है यानी गुप्त ऑपरेशन करती है। एक ऑपरेशन है जो एग्जाम में आता है, रैथ ऑफ गॉड। रैथ ऑफ गॉड बेसिकली क्या हुआ था, ओलंपिक गेम्स हुए थे म्यूनिक में, वहां पे इजराइल की जो टीम थी उसको मार गिराया था, राइट। तो इजराइल ने एक एक को खोज खोज के मारा, फिर कि कहां से कौन व्यक्ति थे जिन्होंने इजराइल की टीम को मारा, जिसने भी जो भी लोग थे। इस पे एक फिल्म भी बनी है जिसका नाम है म्यूनिक। ये फिल्म मैं चाहता हूं आप जरूर देखें, म्यूनिक, ये आपको पता चलेगा मोसाद ने क्या किया, कैसे ऑपरेशन किया। और एक इजराइल का जो एजेंट है, जासूस था, बहुत कॉमन है, जिसके बारे में एग्जाम में तो नहीं आता लेकिन वैसे आपको पता होना चाहिए, एली कोहेन, ठीक है। एली कोहेन ने सीरिया में जासूसी करी थी और इजराइल ने जो गोलन हाइट्स को ऑक्यूपाई करा, जो वेस्ट बैंक को कुछ हिस्सा ऑक्यूपाई करा, जेरूसलम का काफी सारा हिस्सा ऑक्यूपाई करा, उस सब में काफी बड़ा रोल रहा एली कोहेन का। तो एली कोहेन एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर इजराइल की दूसरी इंटेलिजेंस सर्विस है जिसको बोलते हैं शिन बैट या शबाक। तो शिन बैट या शबाक बोलते हैं, और ये वहां पे इंटरनल इंटेलिजेंस सर्विस है, यानी आंतरिक सुरक्षा देखती है, और मोसाद जो है वो फॉरेन इंटेलिजेंस देखती है। क्लियर। एक और है इजराइल में जिसका नाम है अमन, ये वहां पे मिलिट्री इंटेलिजेंस देखती है। तो आपको याद रखना है मेन 2, एक तो है शिन बैट जिसको शबाक बोलते हैं और दूसरा है मोसाद। अब बात करते हैं फ्रांस। फ्रांस में कोई बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप नाम याद रख लो, रख सको तो DGSI जो है जनरल डायरेक्टोरेट फॉर इंटरनल सिक्योरिटी, और DGSE यानी जनरल डायरेक्टोरेट फॉर एक्सटर्नल सिक्योरिटी। तो एक इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, एक एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए DGSI और DGSE। बस इतना काफी है। कनाडा की बहुत आसान है, कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस, इसमें कुछ खास नहीं है ज्यादा। ऑस्ट्रेलिया की NIC नेशनल इंटेलिजेंस कम्युनिटी, ये वहां की मेन है नेशनल इंटेलिजेंस कम्युनिटी, और इसके अंदर फिर बहुत सारी सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विसेज और दूसरे संगठन आते हैं, तो यहां पे लिखे हुए हैं, जैसे कि ASIS या ASIO, ये ऑस्ट्रेलियन सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस, ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन। जर्मनी, ये इंपॉर्टेंट है, जर्मनी के दोनों याद रखने हैं आपको। BND की फुल फॉर्म है ये जर्मन भाषा में लिखा हुआ है, तो आपको जरूरी नहीं है कि ये फुल फॉर्म याद रखनी है, वैसे भी बहुत बड़ी है, मैं तो शायद इसका उच्चारण भी नहीं कर पाऊंगा, बुंदेसनाक्रिचटेनडिenst, लेकिन आपको बस BND याद रखना है, फेडरल इंटेलिजेंस सर्विस BND। ये वहां की मेन फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस है जो विदेशी इंटेलिजेंस को गैदर करती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं BND, ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है BFV, ये भी आपको याद रखना है, अगेन इसकी फुल फॉर्म जर्मन में है, बुंडेस्टेमेट फुर
वर्फाशुंगशुट्स, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये वहां की आंतरिक सुरक्षा देखती है। तो जर्मनी की दोनों इंपॉर्टेंट हैं, एक तो है BND और एक है BFV। उसके बाद जापान, जापान के आपको नाइचो याद रखनी है। ये नाइचो, वैसे इसको वहां पे बोलते हैं कैबिनेट इंटेलिजेंस एंड रिसर्च ऑफिस, कैबिनेट इंटेलिजेंस एंड रिसर्च ऑफिस, इसको वहां पे नाइचो कहा जाता है। और ये वहां की आतंकवाद से रिलेटेड जो इंटेलिजेंस है वो गैदर करती है। उसके बाद है पब्लिक सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसी जापान में, जिसको काउआन चोसा चाउ बोलते हैं। ये वहां की नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी है। रशिया, रशिया की एग्जाम में SVR बहुत आती है, KGB बहुत आती है, FSB पूछते हैं। तो रशिया की आपको सारी याद रखनी पड़ेंगी। तो रशिया की KGB तो अब तक नहीं है, क्योंकि जब USSR टूटा था 1991 में तो KGB खत्म कर दी गई थी। तो याद रखिए रशिया की जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है SVR। ठीक है, SVR मतलब होता है, ये इसकी फुल फॉर्म है कुछ रशियन भाषा में, उसको याद नहीं रखना, लेकिन वहां की ये फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस है। फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस है, विदेशी इंटेलिजेंस गैदर करती है SVR। क्लियर। और SVR जो है इसने KGB को रिप्लेस किया था। बेसिकली KGB जो है उसकी बजाय SVR और FSB दोनों बने थे। दूसरी है फेडरल सिक्योरिटी सर्विस, ये मेन एजेंसी है जिसने KGB को ये इंटेलिजेंस गैदर करके देती थी। ठीक है, तो रशिया में आपको याद रखना है SVR FSB। उसके बाद FSOB है, यानी फेडरल गार्ड सर्विस, इसको हम फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस या फेडरल गार्ड सर्विस भी बोलते हैं। और ये रशिया में जो बड़े लोग हैं, हाई रैंकिंग स्टेट ऑफिशियल, उनको प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद रशिया में है GRU, ये वहां की फॉरेन मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी है GRU। और फाइनली KGB की फुल फॉर्म भी रशियन में है और ये 91 में खत्म कर दी गई थी। तो आप कौन कौन सी याद रखेंगे? आपको याद रखनी पड़ेगी SVR सुपर इंपॉर्टेंट, FSB अगेन सुपर इंपॉर्टेंट और KGB सुपर इंपॉर्टेंट। बांग्लादेश में है नेशनल सिक्योरिटी इंटेलिजेंस। पाकिस्तान की याद रख लीजिए, पूछते हैं ISI इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, ये मेन है पाकिस्तान की। जैसे भारत में रॉ होती है वैसे ही पाकिस्तान में ISI होती है। ये पाकिस्तान, इसके 3 विंग होते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल और फॉरेन रिलेशन विंग, यानी काउंटर इंटेलिजेंस, काउंटर एस्पियोनाज, काउंटर टेररिज्म, आतंकवाद के खिलाफ लड़ना और इन सब चीजों में काम करती है ISI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर जैसे भारत में IB होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो, पाकिस्तान में भी इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है जो वहां की इंटरनल सिक्योरिटी को देखता है, यानी सिविलियन इंटेलिजेंस गैदर करता है। और DGMI जो वहां पे मिलिट्री इंटेलिजेंस को देखता है, यानी डायरेक्टर जनरल फॉर मिलिट्री इंटेलिजेंस। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ISI। चाइना में आपको याद रखना है गुआनाबू बोलते हैं जिसे MSS, यानी कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, यानी MSS, इसको गुआनाबू भी बोलते हैं। और फिर है मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी जिसे MPS बोलते हैं। चाइना की एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है जो एग्जाम में आती है, 1000 ग्रेन्स ऑफ सैंड, यानी जो इंटेलिजेंस होती है वो बहुत सारे सोर्सेज से होती है। जैसे आप मिट्टी के कण होते हैं ना, तो मिट्टी यहां से भी ले लो, वहां से भी ले लो, हर जगह से ले लो, फिर उस मिट्टी को छानो, फिर उसमें से आपको काम की चीज मिलेगी। तो इसको बोलते हैं 1000 ग्रेन्स ऑफ सैंड, यानी चाइना हर जगह से इंटेलिजेंस गैदर करता है और फिर उसे आपस में जोड़ता है और उससे फिर वो निष्कर्ष निकालता है। तो 1000 ग्रेन्स ऑफ सैंड जो स्ट्रेटेजी है वो चाइना की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो चाइना की इंटेलिजेंस एजेंसी कौन सी है? एक है MSS और एक है MPS, राइट। MSS पूछेंगे, अगर पूछेंगे तो इसको हम गुआनाबू भी बोलते हैं। ये मेन वहां की फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है। आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज पे। काफी सारी हैं इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, CID और CBI में क्या फर्क होता है? बस इतना फर्क है, CBI सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होती है, CID स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होती है। तो CID किसको रिपोर्ट करेगी? जो गृह मंत्री है स्टेट का, स्टेट होम मिनिस्टर। और CBI रिपोर्ट किसको करेगी? जो सेंट्रल गवर्नमेंट में होम मिनिस्टर है। तो CBI और CID ये दोनों जो हैं इन्वेस्टिगेशन करती हैं, राइट, केसेस सॉल्व करने में हेल्प करती हैं, क्राइम इन्वेस्टिगेशन करती हैं। और एक व्यक्ति हैं राय बहादुर पंडित शंभुनाथ, इन्हें हम फादर ऑफ इंडियन CID बोलते हैं। CID अंग्रेजों के जमाने में बनी थी, 1902 में बनी थी। और CID स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम करती है, CBI सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करती है, बस इतना फर्क है। फिर है सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो, CIB। ये 85 में बनी थी, 1985 में। ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू को रिस्पॉन्सिबल होती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये भारत में जो इकोनॉमिक क्राइम्स होते हैं, जैसे स्मगलिंग है, पैसा स्मगल करना, मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स की चोरी, फ्रॉड वगैरह, इन पे नजर रखती है सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो। सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो हेड होता है वो एक डायरेक्टर जनरल होता है कोई, और वो
स्पेशल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेजिग्नेशन उसकी होती है, राइट। तो सीईआईबी जो होती है वो अपनी जो इंफॉर्मेशन होती है वो किसको देता है, वो देता है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस काउंसिल को, ईआईसी। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या होता है? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है जो भारत में दो तरह के क्राइम्स को देखती है। ये भी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अधीन आती है। और एक तो देखती है ये फेमा का वायलेशन यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, और दूसरा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। फेमा और पीएमएलए इन दोनों को देखती है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल, जो मैंने आपको बताया था सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो सीआईबी किसको रिपोर्ट करता है? इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस काउंसिल। और इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस काउंसिल ये मेन फोरम है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसके अंडर आता है, और ये नजर रखता है भारत में आर्थिक अपराधों पे, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे मेंबर होते हैं। ये मेन इंटेलिजेंस है हमारी, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस जो मेन है वो है ईआईसी। तो ईआईसी में आरबीआई का जो गवर्नर होता है वो भी इसका मेंबर होता है। सेबी का डायरेक्टर जो होता है, चेयरमैन, वो भी इसका मेंबर होता है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का जो डायरेक्टर है वो भी इसका मेंबर होता है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, और जो सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो मैंने आपको पढ़ाया था सीआईबी, उसका डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल इसका सेक्रेटरी होता है। यानी कि बहुत सारी जगह से ये 1990 में बनी थी और बहुत सारी जगह से ये इंटेलिजेंस गैदर करती है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल। उसके बाद है डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी। देखो, जब हमारा कारगिल युद्ध हुआ तो वो एक इंटेलिजेंस फेलियर था, क्योंकि हमें पता नहीं था कि पाकिस्तान आतंकवादियों को भेजेगा और हमारे जो पीक्स हैं, टॉप पीक्स यानी ऊंचाई वाले एरिया, उनको ऑक्यूपाई कर लेगा। तो ऐसे में उस वक्त कारगिल रिव्यू कमेटी बनी। बाद में फिर जो हमारे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे लाल कृष्ण अडवाणी, उन्होंने कहा हमें एक डेडिकेटेड, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो डिफेंस इंटेलिजेंस को गैदर करे, स्पेशली डिफेंस के लिए। इसको नाम दिया गया डीआईए, और ये फिर 2002 में बनी थी। कारगिल वॉर 99 में खत्म हुई थी। 1999 26 जुलाई को कारगिल वॉर खत्म हुई थी। उसके बाद कारगिल रिव्यू कमेटी बनी थी। उसके बाद फिर जाके 3 साल के बाद 2002 में डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी बनी थी। इसका जो हेड होता है वो एक डायरेक्टर जनरल होता है, और वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के उसमें काम करता है, डायरेक्टर जनरल। इनफैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है, जो नई पोजीशन बनाई है सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उसको रिपोर्ट करता है। तो सीडीएस और मिनिस्टर ऑफ डिफेंस दोनों को वो जाके रिपोर्ट करता है, उनके एडवाइजर का काम करता है। और जो भी इसका डायरेक्टर जनरल होता है डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी का, वो चेंज होता रहता है। कभी आर्मी का होता है बंदा, कभी वो नेवी का होता है, कभी वो एयरफोर्स का होता है, लेकिन वो ऑफिसर चेंज होता रहता है तीनों सर्विसेज से। तो ये है डीआईए। फिर है डीआरआई, रेवेन्यू इंटेलिजेंस। डीआरआई भी इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डीआरआई, और ये एंटी स्मगलिंग इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन वगैरह करती है, स्मगलिंग वगैरह को रोकती है। इतना ही नहीं, ये फायर आर्म्स, गोल्ड, कॉन्ट्राबैंड मतलब जो भी चीज इंडिया में बैंड है, अगर वो इंडिया के अंदर आती है तो उसे रोकती है। जैसे ड्रग्स है, नारकोटिक्स है, फेक इंडियन करेंसी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जाली नोट वगैरह, या हमारे एंटिक्स हैं, पुरानी जो ये मूर्तियां वगैरह होती हैं, इनकी चोरी होती है। वाइल्ड लाइफ रिलेटेड क्राइम्स को भी ये रोकने में मदद करता है। लेकिन मेनली ये मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक मनी और इन सब पे नजर रखता है डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। अब बात करते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो। हमारी जो वन ऑफ द मेन इंटेलिजेंस एजेंसीज है, इंटेलिजेंस ब्यूरो बोलते हैं। इसका मोटो है, ध्येय वाक्य है, जागृतम अहर्निशम, मतलब ऑलवेज अलर्ट, जागृतम अहर्निशम। ये हमारी डोमेस्टिक इंटेलिजेंस गैदर करती है, इंटरनल सिक्योरिटी को देखती है, और काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी है। यानी काउंटर इंटेलिजेंस मतलब दूसरे देश जो इंटेलिजेंस कर रहे हैं उसको काउंटर करना। और ये बनी कैसे थी आईबी? तो बहुत पुरानी बात है, 1885 की बात है। मेजर जनरल चार्ल्स मैकग्रेगर ये अपॉइंट किए गए थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी के द्वारा शिमला में, और इनका काम यह था कि अफगानिस्तान में रशिया के जो ट्रूप्स हैं उन पर नजर रखे, क्योंकि ये एक पॉसिबिलिटी थी कि जो रशिया है वो भी कोशिश करेगा इंडिया पे अटैक करने की ब्रिटिश आर्मी को, और वो कोशिश करेगा कि इंडिया पे राज करे। तो उस समय रशिया के जो ट्रूप्स हैं अफगानिस्तान में, उन पे नजर रखने के लिए 1885 में एक मेजर जनरल चार्ल्स मैकग्रेगर को अपॉइंट किया गया था, और उनका काम यह था इंटेलिजेंस गैदर करे। फिर बाद में लगभग इसके 24 साल बाद 1909 में इंडियन पॉलिटिकल इंटेलिजेंस ऑफिस क्रिएट किया गया इंग्लैंड के अंदर, और इसका काम था भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, खास तौर पे जो रेवोल्यूशनरीज हैं, उन पे नजर रखो, राइट। और जब भारत आजाद हुआ तो इंडियन पॉलिटिकल इंटेलिजेंस, जिसे आईपीआई बोलते हैं, उसका नाम पलट के फिर आईबी हो गया, और वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर आ गई। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो आज गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है।
फिर है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ये 1986 में बना था और इसका मेन जो काम है वो है ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकना, यानी जो ड्रग्स होते हैं उनकी अवैध तस्करी को रोकना और इलीगल सब्सटेंसेस जो हैं अवैध उनको रोकना। तो ये नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के प्रोविजन को इंप्लीमेंट करता है, लागू करता है। यह भी गृह मंत्रालय के अधीन आता है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। फिर है रॉ हमारी फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है, ठीक है। ये विदेशी इंटेलिजेंस को गैदर करता है, दूसरे देश भारत के ऊपर क्या करना चाह रहे हैं, किस तरह से हमारी सुरक्षा को खत्म करना चाह रहे हैं, किस तरह से हमें कॉम्प्रोमाइज करना चाह रहे हैं, तो वो रॉ देखता है। 1968 में बना था रॉ और इसका मेन काम है फॉरेन इंटेलिजेंस, आतंकवाद को रोकना, इंडियन पॉलिसी मेकर्स को एडवाइस देना और भारत के जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, फॉरेन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, रणनीतिक और कूटनीतिक हमारे जो हित हैं उनकी रक्षा करना। तो रॉ का जो मोटो है वो है धर्मो रक्षति रक्षित है, धर्मो रक्षति रक्षित है, ये है रॉ का मोटो, ध्येय वाक्य। इसके पहले डायरेक्टर थे रामेश्वर नाथ काओ, ठीक है, RN काओ बोलते हैं, ये पहले डायरेक्टर थे रॉ के और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। फिर है NIA, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये मेनली टेररिज्म को रोकती है और ये बनी कब थी NIA? ये बनी थी 2008 में जो हमले हुए थे 26/11 बोलते हैं जिन्हें, मुंबई में पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी घुस आए थे पानी के रास्ते से और ताज होटल और कई जगह मुंबई में आतंकवादी हमले करे थे उन्होंने, तो वो NIA उसके बाद बनी थी। यानी इसका काम है स्पेशली आतंकवाद को रोकना। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और सबसे आखिरी है NTRO, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये टेक्निकल इंटेलिजेंस देखती है, जैसे साइबर इंटेलिजेंस हो गया, नजर रखना, सैटेलाइट वगैरह पे नजर रखना, सैटेलाइट को मॉनिटर करते रहना, हाईटेक सर्वेलेंस करना, जो कंप्यूटर वगैरह का काम है, जो टेक्निकल चीजें हैं, ठीक है, वो करता है NTRO। जैसे टेरेस्ट्रियल मॉनिटरिंग यानी सैटेलाइट की मदद से दूसरे देशों के ऊपर नजर रखना, वो सारे काम जो है नेशनल सिक्योरिटी के, उनको करता है NTRO। ये 2004 में बना था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है NTRO। और ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है PMO, उसके अधीन काम करता है। 2004 में बना था NTRO। NTRO के अधीन, NTRO के ही नीचे एक ऑर्गेनाइजेशन आती है जिसे बोलते हैं NICRD, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिप्टोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो NICRD जो है ये हमारी जो भी एनक्रिप्शन वाले काम है वो करती है, ठीक है। एनक्रिप्शन एंड लॉकिंग, कोडिंग वगैरह वाले जो काम होते हैं, उनको गुप्त दस्तावेज हैं वो सब है, उनको एनक्रिप्ट करना, ये सब काम करता है NICRD और ये NTRO के अधीन काम करता है। NTRO हमारे वही सब प्रोटोकॉल्स फॉलो करती है जो IB और रॉ करती है, तो IB और रॉ से कम नहीं है किसी भी तरह से NTRO। सो ये थी इंटेलिजेंस एजेंसीज इंडिया और वर्ल्ड की सारी। इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मैंने देखे हैं, इसलिए मैंने ये टॉपिक अलग से आपको पढ़ाया है। तो वीडियो छोटा था, लेकिन कई बार यही वीडियोस डिसाइड करते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ये जो 2-3 नंबर एक्स्ट्रा होते हैं, कहीं ना कहीं यही लाइन के इधर या लाइन के उधर आपको धकेल देते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइए। कोई डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। स्टैटिक जीके का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। मिलते हैं बाकी वीडियोस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।